तो आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि हमारा क्लास 12th का यूनिट 3 कैलकुलस का पार्ट है। राइट है। आप लोग कैलकुलस का दो पार्ट है, एक डिफरेंशियल और एक इंटीग्रल। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की शुरुआत हो चुकी है कंटिन्यूटी चैप्टर से ही, जो जिसका वीडियो भी बन चुका है और आप लोग देख भी लिए। राइट है। अब जो है मैं आपको यहाँ पे उसका दूसरा पार्ट, एक होता है डिफरेंशियल, दूसरा होता है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल कैलकुलस मैं आज से इस वीडियो के साथ स्टार्ट करूँगा। राइट है। देखिएगा क्या है हमारे पास लेक्चर नंबर 1 क्लास 12th का, और जिस बुक को हम लोग फॉलो करेंगे, जिसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो होगा केसी सिन्हा वॉल्यूम 2। क्लियर है। केसी सिन्हा के वॉल्यूम 2 में जो है ये हमारा इंटीग्रल कैलकुलस पूरा दिया हुआ है। तो आप इस बुक को अपने पास रखेंगे और जब क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग इसी बुक को सॉल्व करेंगे। राइट है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है यूनिट 3 में और क्या है। ओके, देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमारा क्या हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या, यूनिट 3 कैलकुलस। ओके, यूनिट 3 का कैलकुलस, जिसका दो पार्ट है, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा को बोलते हैं क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। राइट है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो कैलकुलस जो था ये हमारा 44 मार्क्स का था। कितने का था? 44 मार्क्स का कैलकुलस चैप्टर, जो कि क्लास 12th में आपको पढ़ना है। ऐसे तो कैलकुलस की शुरुआत क्लास 11 से ही हो जाती है। लिमिट्स हम लोग वहाँ पढ़े लिमिट चैप्टर के साथ, लेकिन लिमिट्स पढ़े हैं वहाँ पे, डेरिवेटिव पढ़े हैं, लेकिन जो मेन पार्ट है, जो पूरा एक्सप्लेन चीज़ है, वो हम लोग क्लास 12th में देखते हैं। अब आपके एग्जाम में डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो है 20 मार्क्स का, एंड इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो है लगभग 24 मार्क्स का। एक दो नंबर आगे पीछे होते रहता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। राइट है। लगभग ये 20 है, ये 24 है। अब देखेंगे कि 20 नंबर ये जो है आपका, ये डिफरेंशियल कैलकुलस, ये चैप्टर नंबर इसमें आप पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पिंकू सर पढ़ा रहे हैं। बाकी बचा इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन चैप्टर का वेटेज क्या है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो उम्मीद है आपके पास PDF गया होगा, PDFs को आप लिख लिए होंगे, है ना। और बहुत सारा क्लास में भी बताया गया है, इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि वीडियो के माध्यम से भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चों को कोई क्लास में डाउट रह जा रहा तो वो वीडियो से देख ले, और अगर वीडियो में डाउट रह जा रहा तो क्लास में भी आके पूछ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में भी आप पूछ सकते हैं। ओके ना। अब बात यह है, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि हमारा है 24 मार्क्स का। इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे आगे। चलिए बच्चों, इसको हम लोग क्लियर करते हैं और नेक्स्ट अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। इंटीग्रल कैलकुलस। राइट है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हमें जो पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो है हमारा क्या, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके ना। हमें जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। फिर हमें दूसरा जो चैप्टर देखना है इसमें वो है क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन।
राइट है। अब इसी में केसी सिन्हा जो बुक है एक चैप्टर और बढ़ा देता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, तो आप उसको इसमें ऐड करिए या उसमें ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना। फिर 3 में हम लोग देखेंगे क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन as a limit of sum, राइट है। डिफिनिट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। तो पहला चैप्टर है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। फिर 4 होगा हमारा चैप्टर नंबर 4। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, एरिया enclosed by कर्व्स के द्वारा जो एरिया इनक्लोज्ड किया जाएगा वो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। और 5 में हम लोग देखेंगे क्या, डिफरेंशियल राइट है ना। तो इन चैप्टर्स को हम लोगों को देखना है क्लास 12th में। आपका क्या क्या है जी, पहला है हमारा क्या, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन चैप्टर का क्या वेटेज है इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा 8 मार्क्स का है और इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो है 4 मार्क्स का। क्लियर है, मतलब 4 नंबर का 2 क्वेश्चन, 4 + 4 8 और ये 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, इससे रहता है 6 मार्क्स का बच्चों, इससे भी रहता है 6 मार्क्स का। अगर आप टोटल करिएगा तो 6 और 4 10 और 6 16 और 8 24 मार्क्स जो है वो हमारा क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस का वेटेज है क्लास 12th का सिलेबस में। तो लगभग 5% मार्क्स जो है वो आपका इसी से रहेगा। ओके ना, तो नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा चैप्टर है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इंटीग्रेशन का डेफिनेशन समझेंगे, राइट है ना, और उसके बाद फिर जैसे जैसे जो पॉइंट्स आएगा उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, इंटीग्रल्स, राइट है। तो इंटीग्रल्स क्या है, तो इंटीग्रल्स कुछ नहीं है, इट इज द reverse process of differentiation. It is the reverse process of differentiation. ठीक है, ये क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। क्या है इंटीग्रल्स, क्या है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करे हैं और फिर से उसको रिवर्स कर दें तो जो आंसर आया, राइट है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें और जो उसका डेरिवेटिव आया, तो जो फंक्शन डेरिवेटिव है पहले वाले का वो उसका इंटीग्रेशन है। अगर fx का डिफरेंशिएशन gx होता है तो gx का इंटीग्रेशन fx होगा, राइट है। इसलिए बोल रहा है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके ना, जैसे कि sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। उसके बाद देखिए आगे, अभी इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। इट इज ऑल्सो नॉन एज एंटी डेरिवेटिव और इसको हम लोग अन्य नामों से जानते हैं। किन नामों से जानते हैं बच्चों,
एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं और प्रीमिटिव भी इसको बोलते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज ऑल्सो नॉन एज एंटी डेरिवेटिव और प्रीमिटिव। ओके, ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन का डिफिनेशन। अब हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चों। सेकेंड में आपको थोड़ा सा, अब सर डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं है कैसे क्या होगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ पे डिफरेंशिएशन आएगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब देखिए ये है एक ऑपरेटर्स, राइट है। तो ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों। तो दोनों का ऑपरेटर होता है, डिफरेंशिएशन का भी ऑपरेटर और इंटीग्रेशन का भी ऑपरेटर्स। तो डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो डेरिवेटिव का क्या है ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स, राइट है। और इंटीग्रल्स का क्या, ये और ये dx, राइट है। ये जो ऑपरेटर है वो डिफरेंशिएशन का है और ये जो ऑपरेटर है वो इंटीग्रेशन का है। और जहाँ पे मैं ये डॉट लगा रहा हूँ, ये साइन, यहाँ पे आप क्या रखिएगा, फंक्शन रखिएगा। जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसको आप यहाँ रखिएगा और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है यहाँ रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन लगाए और यहाँ पे dx लिखेंगे। ऐसे नहीं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है dx लिख दिए और इधर साइन एक्स लिख रहे हैं, हो तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सुटेबल तरीका है कि जो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसको आप यहाँ पे रखें, राइट है। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो साइन एक्स इस जगह पे रहेगा और ये dx, राइट है ना। ओके, तो यहाँ जहाँ पे डैश लगाए हैं ऑपरेटर में, आपको वहाँ पे वो फंक्शन को रखना है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर्स। तो d बाई डी एक्स जो है वो डेरिवेटिव का ऑपरेटर्स है और साइन ऑफ इंटीग्रेशन इनटू dx ये इंटीग्रल का ऑपरेटर है। ओके, इसको नोट करिए, या फिर अगर आप लोग नोट करे होंगे तो PDF में सारा लिखा होगा, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। अब चलिए बच्चों देखते हैं आगे नेक्स्ट। कि इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जा रहा, जी एक्स हो जा रहा। कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जा रहा बच्चों, जी एक्स। तो फिर दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन क्या है, अभी हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। किसका रिवर्स है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, मतलब डिफरेंशिएशन का एंटी काम करता है, इसलिए एंटी लगा देते हैं और डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हैं, तो एंटी डेरिवेटिव। तो जब एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है, जी एक्स, तो रिवर्स प्रोसेस में जी एक्स को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस सी, राइट है ना, एफ एक्स प्लस सी। अभी के लिए आपको ये समझना है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या, जी एक्स। तो अगर आप एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, जी एक्स, तो जी एक्स को इंटीग्रेट करिएगा एफ एक्स प्लस सी। अब बच्चा बोलता है सर अगर आप एफ एक्स को, ऑपरेटर क्या था डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स में करिएगा तो जी एक्स मिलता है। तो रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इसका रिवर्स ये होना चाहिए था कि सर जी एक्स को अगर इंटीग्रेट कर देंगे, राइट है ना, तो क्या मिल जाना चाहिए था, एफ एक्स, लेकिन ऐसा मिलता नहीं, मिल जाता है एफ एक्स प्लस सी। इस चीज़ को समझिए, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करा तो क्या मिला, जी एक्स। तो जी एक्स को इंटीग्रेट करने पे सब जब साइन ऑफ इंटीग्रेशन रखेंगे तो एफ एक्स ही आना चाहिए था, लेकिन आता है एफ एक्स प्लस सी। अब ये क्यों आता है इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि एफ एक्स से जब जी एक्स बनेगा तो जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो फंक्शन है वो तो आएगा उसका एंटी डेरिवेटिव, और प्लस जो है वो एक कांस्टेंट लगेगा ही लगेगा। अब ये कांस्टेंट के बारे में अगर इस वीडियो में टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। तो
किसी भी फंक्शन f से g बना तो g से क्या बन गया f, राइट है। यही है हमारा एंटी डेरिवेटिव। क्या है एंटी डेरिवेटिव? कि फंक्शन fx को डिफरेंशिएट करने पे gx आया, तो जब gx को इंटीग्रेट करोगे भैया तो fx मिलेगा। यही तो है ना कॉन्सेप्ट, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए बच्चों कि हमारा इंटीग्रल्स जो है इंटीग्रल्स जो है वो दो पार्ट होता है इंटीग्रल्स का। अभी आपने देखा इंटीग्रल्स का क्या है, दो पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, और सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफिनिट इंटीग्रल्स, राइट है। फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, और सेकंड को क्या बोलते हैं? डिफिनिट इंटीग्रल्स। दोनों आपका चैप्टर है इनडिफिनिट और डिफिनिट। कैसे पहचानेंगे कि कौन इंटीग्रेशन सर डिफिनिट है और कौन इंटीग्रेशन इनडिफिनिट है? तो अभी हमने देखा कि सर अगर इफ fx का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन? कोई फंक्शन fx ले लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन होता है gx, राइट है ना। f का डेरिवेटिव क्या है? g, तो g का इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा f का डिफरेंशिएशन क्या बना? g, तो g का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? f, क्योंकि उल्टा है, जब इधर से इधर गए तो फिर इधर से ये मिलेगा, राइट है ना। तो देयरफॉर ये हमारा क्या होगा? यहां पे रहा gx, तो gx का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? fx। ये ना जब f से g बना, अब g को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो fx और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। अभी के लिए आपको ये समझना है। और ये जो है a से b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? gx का वही हुआ fx प्लस c, और ये a से b, राइट है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब देखिए सबसे पहले रखा जाता है अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा x के जगह पे रखेंगे, राइट है ना। इसको क्या बोलेंगे? लिमिट x टेंड्स टू b fx प्लस c, और माइनस लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस c। ये लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो x के जगह पे b रख देंगे तो फंक्शन ऑफ b प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पे x के जगह पे a कर देंगे क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, तो फिर उस समय देखते हैं हम लोग। ये तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं क्लास 12th में, f ऑफ a प्लस c। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा बच्चों, उम्मीद है आपको इधर दिख रहा होगा, राइट है। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सी सी कैंसिल हो गया, तो ये क्या है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट है। तो ये एक, इसको बोला जाता है इनडिफिनिट, इसको बोला जाता है डिफिनिट। इनडिफिनिट में क्या है कि आंसर जो है वो x पर c पर डिपेंड कर रहा है। c की वैल्यू कुछ दे देंगे, x की वैल्यू कुछ दे देंगे, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। अगर c की वैल्यू 1 रखेंगे तो fx प्लस 1 हो गया, अगर c की वैल्यू 2 रख देंगे तो fx प्लस 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। a और b एक लिमिट है, राइट है, जो आपको दिया रहेगा और वो फंक्शन पे अप्लाई करिएगा तो ये सॉल्व होकर के एक वैल्यू आ जाएगा, और वैल्यू आने के बाद ये हो गया फिक्स। और जो चीज़ फिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं डिफिनिट, राइट है। और जो चीज़ चेंज कर देते रहे, कभी c की वैल्यू 1 रखने पे कुछ और आ जाए, 2 रखने पे कुछ और आ जाए, 3 रखने पे कुछ और आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनडिफिनिट, राइट है ना। तो जो फिक्स ना रहे वो इनडिफिनिट, और जो फिक्स रहे उसको डिफिनिट। इतना भी नहीं समझ पाते हैं
तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, राइट है। जिस इंटीग्रेशन के साइन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा रहेगा उसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें कुछ नहीं रहेगा उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इसको नोट करिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या 6 नंबर पॉइंट हमारा क्या होगा। देखिएगा 6 नंबर पॉइंट में क्या है कि हम लोग पता है, मान लेते हैं इफ यदि fx को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, मिलता है क्या gx, तो दैट्स इम्प्लाइज gx dx को जब इंटीग्रेट करिएगा तो क्या मिल जाएगा fx प्लस c। यही तो बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का। अगर f को डिफरेंशिएशन करने पे g मिलता है तो g को इंटीग्रेशन करने पे f प्लस c कांस्टेंट आता है, राइट। अब जो जो नाम है हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। इस c को बोलते हैं बच्चों क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, इस c का नाम है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको बोलते हैं क्या, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो है हमारा इस टाइप का है ना, वो हमारा क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस सम को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब क्या dx को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग वेरिएबल। ठीक है ना, ऑपरेटिंग वेरिएबल x का मतलब dx ये बोल रहा है कि आप x वाले को ही इधर इंटीग्रेट करिए। अगर ये d थीटा है तो थीटा वाला फंक्शन को ही इंटीग्रेट करिए। अगर d लैम्डा है तो लैम्डा वाला फंक्शन को ही इंटीग्रेट करिए, बाकी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए। अगर बोल दे कि आपका जो भी कांस्टेंट है वो इस वेरिएबल के रूप में लिखा जा रहा है, मतलब जैसे लिखा है एक y भी और x भी, इसको बाय एग्जांपल अभी हम लोग समझेंगे, y भी और x भी, तो यहाँ पे dx दिया है तो y वाले को आप नहीं बोल सकते तुरंत कांस्टेंट। अगर आपको ये पता है कि y को x के टर्म में हम लिख सकते हैं तो वो y भी फिर वेरिएबल हो जाएगा। ओके, तो आपको ऐसा फंक्शन, ऐसा को कांस्टेंट बताना है कि जो कभी भी इस वेरिएबल के रूप में ना आए, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ओके, इस क्वेश्चन के लिए gx का मतलब क्या, gx को बोलते हैं बच्चों इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। और ये जो हमारा है इसको बोलते हैं इंटीग्रल्स और प्रिमिटिव, यही तो निकला, या एंटी डेरिवेटिव्स, राइट है। ये हमारा इंटीग्रल हो गया प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। किसको बोलेंगे, fx को। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये है हमारा इंटीग्रैंड, ये ऑपरेटिंग वेरिएबल x है तो x बोलेंगे, अगर यहाँ थीटा रहता तो थीटा बोलते हैं। ये है fx, राइट है, fx ही आंसर है, तो ये इंटीग्रल बोलिए, प्रिमिटिव बोलिए, एंटी डेरिवेटिव या डायरेक्ट आंसर ही बोल दो। c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हमारा हुआ बेसिक। अब देखते हैं कि ये dx वाले को थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। इसको जरा नोट करिए आप। ओके ना, चलिए देखिए बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन है आपको दे दिया है साइन अल्फा और साइन एक्स और डी एक्स, राइट है, और इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो आपको ये समझना है कि ये है डी एक्स, तो इधर वाला साइन वाला एक्स वाला यही है ना, एक्स का फंक्शन यही है,
तो हम सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको बोलेंगे कांस्टेंट है और कांस्टेंट को बाहर भेजेंगे, तो साइन अल्फा हो गया बाहर और क्या हो गया हमारा साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी फॉर्मूला आपको बताएंगे या पीडीएफ में फॉर्मूला गया होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो गया माइनस, जो जिस तरीके से अरेंज करना आप अरेंज कर सकते हैं, साइन अल्फा है ना और कॉस एक्स प्लस सी। ऐसा नहीं कि इस साइन अल्फा का भी इंटीग्रेट करें, क्योंकि अल्फा में एक्स नहीं है इस साइन में, तो इसलिए ये कांस्टेंट की तरह बिहेव किया और ये हो गया हमारा बाहर। लेकिन अगर बोल देता कि अल्फा एक्स के टर्म में लिखा जा सकता है, तो फिर इसको भी कांस्टेंट की जगह वेरिएबल हम लोग मानते। ओके, तो उम्मीद है आप इस तरीके के क्वेश्चन को आने वाले समय में ध्यान रखेंगे कि आपका ऑपरेटिंग वेरिएबल एक्स है तो एक्स वाला को ही इंटीग्रेट करिए, थीटा है तो थीटा वाला को ही इंटीग्रेट करिए। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रखेंगे। थैंक्स।